बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हमारा डे 8 है। तो आज कुछ फ्रेंड्स ने मुझसे जो कुछ क्वेश्चंस किए थे और रिक्वेस्ट की थी कि उन चीज़ों के बारे में बताना है। तो एक दो चीज़ें गैली लिनक्स की देखेंगे आज, और फिर जो उन्होंने क्वेश्चंस किए उनके आंसर करने हैं। तो पहले तो कुछ फ्रेंड्स ने पूछा था कि हमने वी एम वेयर वर्क स्टेशन इस्तेमाल करना है या वर्चुअल बॉक्स इस्तेमाल करना है। तो मैंने काफ़ी फ्रेंड्स से पूछा कि मतलब उनको कौन सा इजी लग रहा है, तो वो कहते हैं कि वर्क स्टेशन में जो है बेटर है। तो हम उसी में काम करेंगे, वी एम वेयर वर्क स्टेशन में। तो उसके बाद जो आ, कुछ क्वेश्चंस थे वो ये थे कि लिनक्स क्या चीज़ है। वो विंडो लिनक्स कुछ ने मुझे कहा कि ये विंडो लिनक्स क्या चीज़ है। तो एक्चुअली विंडो लिनक्स नहीं है, लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो लिनक्स को हमने देखना है। उसके अलावा एक फ्रेंड ने क्वेश्चन किया था कैप्चा के बारे में, कि कल आप एडवांस सर्च कर रहे थे तो उसमें कैप्चा आया था, वो किस लिए आता है। और एक दो क्वेश्चन थे कि लोगों को सर्च करने के बारे में, अगर कुछ लोग हैं वो डिफरेंट जगहों पे आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की आईडीज़ यूज़ कर रहे हैं, बाकी जगहों पे उनकी आईडीज़ क्या होगी। अगर हमने किसी को नेट पे ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढेंगे, वो देखेंगे। उसके अलावा हम जो हैं एक दो कमांड्स देखेंगे लिनक्स की। तो हम शुरू करते हैं। और एक मैंने चीज़ और बतानी है कि वी एम वेयर वर्क स्टेशन में वो ये है कि कुछ लोगों के पास तो नेट डायरेक्ट चल जाएगा, ठीक है। एक दो आप अगर कुछ लोगों के पास वाईफाई ना चल रहा हो तो सेटिंग कुछ और आती है। अगर वाईफाई चल रहा हो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन तब सेटिंग और आती है। तो अगर आपके पास नेट ना चल रहा हो तो आपने क्या करना है कि वो मशीन सिलेक्ट कर लेनी है और सेटिंग में आ जाना है। तो ये फिर आप पे डिपेंड करना है कि आपने नेटवर्क कौन सा रखना है। अगर तो आपके पास वायर है, मतलब आपने कंप्यूटर को तार लगाई हुई है, तो फिर आप ब्रिज इस्तेमाल करेंगे, ब्रिज है। अगर आपके पास वाईफाई है तो आप इसको रिप्लिकेट कर दें कि हम इस फिज़िकल नेटवर्क को ही हम यूज़ करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये जो वायरलेस आपने इस्तेमाल करना है तो आप नेट करेंगे। अगर नेट नहीं करना तो आप फिर कस्टम यूज़ कर सकते हैं। और कस्टम जो है, कस्टम में आपने इंस्टॉल करना है कि वी एम नेट ज़ीरो। वी एम नेट ज़ीरो का मतलब है कि हमारी जो ये डिफ़ॉल्ट तौर पे अडाप्टर है ना, इसको वी एम वर्चुअल मशीन इसको वी एम नेट ज़ीरो कहेगी। तो उसके बाद वी एम एट, ये सेवन, ये तमाम चीज़ें यहाँ आपने देखनी है कि ये आप पे अब डिपेंड करता है आपने किस तरह इसको यूज़ करना है। तो मैं ब्रिज और इसको रेप्लिकेट कर देता हूँ। अगर यहाँ से नहीं तो फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप एडिट में आ जाए, आपने वर्चुअल मशीन सेलेक्ट कर लेनी है कौन सी। एडिट में आ जाएंगे, उसके बाद वर्चुअल नेटवर्क एडिटर आ जाएगा। इसको आप यूज़ करेंगे तो आपके पास सेटिंग आ जाएगी। तो ये देखिए ये आपके पास आ रहा है कि आपके पास फ़िलहाल जो है ब्रिज यूज़ हो रहा है। ठीक है, मैं ब्रिज यूज़ करूँगा और यहाँ से ब्रिज टू अडाप्टर, कौन सा अडाप्टर मैंने यूज़ करना है, ये 11N 8.211। ये 8.11 एन क्या चीज़ होता है, हमारे पास नेटवर्क होते हैं, ठीक है। वायरलेस कार्ड एन कहते हैं। वायरलेस जो नेटवर्क होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं। स्टैंडर्ड से मुराद आप ये ले लें कि जब भी कोई डिवाइस बनाई जाती है तो उसके स्टैंडर्ड डिफ़ाइन किए जाते हैं। जब कोई कंप्यूटर की कोई भी डिवाइस बनाई जाती है या हमारे पास आप कह लें डिवाइस बनाई जाती है तो उसकी स्टैंडर्ड आईएसओ, इंटर वो एक इदारा है उसको कहते हैं आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक आईएसओ हमारे पास मॉडल भी होता है, ठीक है। वो नेटवर्किंग के लोग जो उनको पता होगा कि आईएसओ मॉडल और टीसीपी प्रोटोकॉल क्या चीज़ है, ठीक है, ये मॉडल होते हैं। तो लेकिन ये जो आईएसओ ये स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज करता है। लाइक आपके पास एक जब आप नोकिया मोबाइल यूज़ करते थे और केसिंग वगैरह आप लेने जाते थे, लाइक नोकिया एक फेमस मोबाइल था 6600। तो अगर जब आप उसकी केसिंग लेने जाते थे तो आप जिस शॉप पे भी जाते थे आपकी वो केसिंग उस मोबाइल पे फिट आ जाती थी, हर मोबाइल पे फिट आ जाती। आपकी जो सिम होती है हर मोबाइल में फिट आ जाती है। अब मोबाइल बनाया सैमसंग ने, सिम बना रहे हैं मोबिलिंक वाले, यूफोन वाले, एयरटेल वाले, वोडाफोन वाले, लेकिन वो फिट ही क्यों आ जाती है। कभी ऐसा नहीं हो कि आपने कहा हो कि नहीं यार ये सिम जो है ना ये बड़ी है, मोबाइल की जैकेट छोटी है, ये वो। ये इसलिए क्योंकि एक ये जो कंपनी आई है इसे स्टैंडर्ड डिफाइन कर देता है। जब भी कोई बंदा कोई कंपनी मोबाइल बनाता है तो वो
उस कंपनी में अपने स्टैंडर्ड भेजता है कि अब हम जो है इस स्टैंडर्ड का मोबाइल बनाएंगे, इसकी विड्थ इतनी होगी, हाइट इतनी होगी, इसकी स्क्रीन इतनी होगी, इसमें बटन्स ये होंगे, तो इसमें सिम ये वाली डलेगी, सिम का स्टैंडर्ड ये होना चाहिए। ठीक है, ये तमाम कंपनीज़ मिलकर एक मुआहदा करती हैं, एक एक अंडर द लाइसेंस के तहत ये चल रही होती है। तभी आपकी ये जो चीज़ें होती हैं, ये केसिंग्स होती हैं, ये मोबाइल्स होती हैं, बैटरीज़ होती हैं, ये सब कुछ फिट आ जाती हैं, आपको चेंज नहीं करना पड़ता। तो इसी तरह हमारे पास ये जो एन है ना, ये हमारे पास वायरलेस का नेटवर्क है। जहाँ भी हम देखेंगे 8.0.2.11n, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, वायरलेस कार्ड है हमारे पास। ठीक है। हाँ, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये वायरलेस के स्टैंडर्ड्स होते हैं 8.802.11n, और इसमें फिर आपने इसको ओके कर देना है। ठीक है, तो आपके पास जो नेट होगा वो चलेगा। अब इसको आपने पावर ऑफ करें तो लोडिंग वगैरह इसकी शुरू हो जाएगी। वेलकम टू ग्रब। ग्रब वो आपके पास एक वर्ड आया था। ग्रब इसलिए होता है कि आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, इसको लोड करने के लिए होते हैं। एक चीज़ मैंने और बतानी थी, लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम जल्दी से लोड हो गया, तो मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ कि इसका क्या चीज़ थी वो। इसको पावर ऑफ वैसे इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने ज़रा आपको कुछ बताने। पावर ऑन। अब ये ग्रब आपका जो था, ये आपके पास डेबियन GNU लिनक्स विद लिनक्स 3.14 कैली AMD 64 डेबियन। अब ये चीज़ें क्या है, ये रिकवरी मोड आ रहा है। ये रिकवरी मोड में ये होता है कि हमारे पास सम टाइम हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा होता, कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, तो फिर हम रिकवरी मोड में उसको ठीक करते हैं। लेकिन डेबियन GNU/लिनक्स विद लिनक्स 3.1.4 कैली 1 AMD 64। डेबियन हमारे पास क्या डिस्ट्रो है, समझ रहे हैं, लिनक्स का वर्जन है। और उसके बाद GNU हमारे पास क्या होता है, GNU हमारे पास ओपन सोर्स का लाइसेंस है, जनरल। और इस तरह GNU हमारे पास बेसिकली, जब लिनक्स है ना, ये ओपन सोर्स है, किसी कंपनी की नहीं है। जैसे विंडोज़ हैं वो माइक्रोसॉफ्ट की है, लेकिन लिनक्स जो है ये किसी कंपनी की नहीं है। इसको डेवलप किया गया था 1991 में। एक प्रोग्रामर था जिसका नाम लाइनस था, तो उसके नाम पे फिर लाइनक्स बनी है। अब क्या हुआ कि बेसिकली हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो यूनिक्स था, जो बना था 70s में। तो जब यूनिक्स बना था तो लाइनक्स ने यूनिक्स का कर्नल इस्तेमाल किया। दो अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। और लाइनक्स बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम नहीं है, लाइनक्स कर्नल का नाम है। तो एक्चुअली कर्नल के नाम पे इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम ही फिर लाइनक्स रख दिया गया। तो इसका मतलब है कि ये जो डेबियन है ये डिस्ट्रो है, और GNU क्या है, इसकी टाइप है कि ओपन सोर्स है। अब क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म की आपको इसका सोर्स कोड मिल जाएगा। लाइनक्स का वेबसाइट है source.org के लिनक्स source.org। तो यहाँ पे जाके आपको इसका पूरा सोर्स मिल जाएगा। अगर आप एक्सपर्ट प्रोग्रामर है, इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं, तो आप लाइनक्स को वो प्रोग्राम भी चला सकते हैं जो आपने बनाए हैं। तो फिर डिफरेंट किस्म के प्रोग्रामर्स हैं, कम्युनिटी बनी है जो लाइनक्स में रोज़ाना चेंजिंग्स करते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो बेसिकली अब आपको पता लग गया कि वो डेबियन है, ये इसका वर्जन है, डिस्ट्रो है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है। GNU ओपन सोर्स लाइसेंस टाइप है, लाइनक्स कर्नल का नेम हो गया। और कर्नल हमारे पास वो पार्ट होता है जिसने हार्डवेयर और हमारी एप्लीकेशंस को आपस में इंटीग्रेट करवाना होता है। डायरेक्टली आप हार्डवेयर से बात नहीं कर सकते, तो दरमियान में हमारे पास कर्नल होता है। कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम का एक मेन पार्ट होता है जिसने हार्डवेयर से काम करवाना होता है और हमें दिखाना होता है। और लाइनक्स 3.1 कर्नल का वर्जन है। आप uname-r अगर कमांड इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता लग जाएगा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा कर्नल इस्तेमाल कर रहा है। AMD 64, इसका मतलब ये 64 बिट की ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बेसिकली अब आपको पता लग गया जो लाइनक्स है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स है, जो 1991 में बनाया गया था।
और अब भी तकरीबन इसको हो गए हैं 24 ईयर्स हो गए हैं इसको बने हुए। पहले यूनिक्स बना था। अब क्या कुछ बातें होती हैं कि हमारे पास जो लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली तब बनाया गया था जब हैकर्स उरूज पे थे, और तब सिर्फ वही लोग कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते थे जिनको कमांड लाइन यूज़ करना आता था। पहले विंडोज़ नहीं थी होती कि आप कोई भी क्लिक कर दें और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के प्रोग्राम चलाते नहीं। तो पहले जो लोग एक्सपर्ट्स लोग होते थे वो प्रोग्राम बनाते भी उसी ऑपरेटिंग सिस्टम में थे अपने लिए और चलाते भी उसी में थे। तो बेसिकली ये जो लाइनक्स वगैरह के डिस्ट्रो बने हैं ये हैकर्स ने बनाए हैं हैकर्स के लिए। तो वो अपने काम इसमें करते हैं क्योंकि ओपन सोर्स होते हैं, तो जिसका मर्जी वो अपने टूल बनाते हैं, इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसको फिर अंडर द GNU लाइसेंस के तहत अगर इसको चलाया जा रहा है तो इसका मतलब है कि एक टीम है जो इसको चला रही है, बेसिकली ये किसी कंपनी की नहीं है। अब हमारे पास जो लाइनक्स है इसमें और विंडोज़ में कुछ खूबियाँ हैं कुछ खामियाँ हैं। कुछ लाइनक्स में भी खामियाँ हैं, कुछ विंडोज़ में भी है। कुछ लाइनक्स में खूबियाँ हैं और कुछ विंडोज़ में। तो लाइनक्स बेसिकली बहुत पावरफुल ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये मल्टी लोगों को एक ही टाइम में सपोर्ट कर, इसका जो टर्मिनल है वो मोर देन 1000 लोगों को एक ही टाइम में सपोर्ट कर सकता है। एक कंप्यूटर जिस पे लाइनक्स चल रही हो आप उसको सर्वर बना सकते हैं। यूनिक्स वगैरह यूनिक्स जो है वो इतना पावरफुल है कि हमारे जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके भी बहुत सारे सर्वर्स उस पर चल रहे हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे। और लाइनक्स जो है ये बेसिकली डेस्कटॉप वगैरह के लिए, आप इस पे वेब सर्वर्स भी बना सकते हैं। तो ये ज़्यादा पावरफुल है विंडोज़ से। और विंडोज़ जो है उसमें क्या होता है वो सिंगल यूज़र्स के लिए है। आप एक टाइम में एक काम कर सकते हैं उसमें। बेसिकली आप देख रहे होते हैं इंस्टॉलेशन उसमें हो रही होती है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्टॉलेशंस वगैरह हो रही होती हैं, मल्टी काम कर रहे हैं। लेकिन ये वो वाला मल्टी नहीं होता, ये मल्टी यूज़र्स को जो सपोर्ट होता है ना वहाँ पे मल्टी होते हैं। आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। पहले आप का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था जब पेंटियम का दौर था, तो तब क्या होता था कि एक टाइम में सिर्फ एक प्रोग्राम चलता था। एक टाइम में एक प्रोग्राम का मतलब है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो फिर आप वीडियो ही देख रहे हैं, इंस्टॉलेशन नहीं कर सकते। लेकिन आपने ये देखा कि आप तब इंस्टॉलेशन भी करते थे और आपकी वीडियो भी चलती थी। बेसिकली वो आपको लग रहा होता था कि दो काम एक टाइम में हो रहा है, बेसिकली वो एक टाइम में एक ही काम हो रहा होता है। लेकिन ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ये जब भी आप डबल क्लिक करके कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ये उस चीज़ को उठा के मेमोरी पे लोड करते हैं। तो जब मेमोरी पे लोड हो जाता है तो उसके बाद इसको एक क्यू में रखा जाता है। जो रैम होती है वो क्यू बनाती है। क्यू में तमाम जो प्रोसेस होते हैं उसको फिर जॉब्स कहते हैं। वो जो जॉब्स होती हैं फिर जॉब 1 जॉब 2 जॉब 3, उसको फिर वो क्या कर रहा होता है ऑपरेटिंग सिस्टम इतनी तेज़ी से स्विच कर रहा होता है ना कि आपको पता ही नहीं लग रहा होता कि आपके पास जो टाइम है मतलब जो काम है वो एक टाइम में मल्टीपल हो रहे हैं। इसकी मिसाल ऐसी है कि आप एक चीज़ कॉपी कर रहे हैं तो पहले वो 5 मिनट ले रहा होता है, लेकिन दूसरी चीज़ जब आप कॉपी पे लगाते हैं तो पहले की जो एस्टिमेटेड टाइम है वो बढ़ जाता है। वो इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि अब जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो उसको जॉब उसकी क्यू में जॉब्स मज़ीद आ जाती हैं, तो फिर वो हर जॉब को टाइम देना होता है उसने कि मैंने इसको इतनी नैनो सेकंड में करना है, इसको इतनी नैनो सेकंड में। तो फिर हमारा जो सीपीयू होता है वो नैनो सेकंड में काम कर रहा होता है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था ऑपरेटिंग सिस्टम का। तो यहाँ से आपने डेबियन सेलेक्ट करना है और नेक्स्ट कर दें। अच्छा, और मैंने एक चीज़ बतानी थी कि वो किसी को अगर सर्च करना हो नेट पे तो कैसे सर्च करेंगे। वो हमारे पास एक साइट है, मतलब बहुत डिफरेंट किस्म की साइट्स हैं। कुछ एडवांस सर्चिंग करती है, कुछ नहीं करती, कुछ पेड हैं। लेकिन मैं आपको एक फ्री साइट बताता हूँ, PIPPLE, ये people.com जब आप खोलेंगे तो PIPL सॉरी, ठीक है। ये जब आप खोलेंगे तो ये देखिए आपके पास आ रहा है पीपल सर्च। अच्छा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा कि वेब पेज लोड होना। ये देखिए जो आपको वो सर्कल घूम रहा है, ये बेसिकली रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है वेब सर्वर को, फिर वेब सर्वर इसके अगेंस्ट हमें ये पेज दे रहा होता है। तो ये हमारे पास आ गया।
ये ऑपरेटिंग सिस्टम लोड हो रहा है, मेमोरी पे सारी फाइलें, नीडेड फाइल्स जो भी हैं वो रख रहा है ताकि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चल सके। तो अब ये देखें यहाँ पे आपके पास आ गया नेम, ईमेल, यूज़र नेम और फ़ोन, लोकेशन ऑप्शनल। तो अब नौ नेम मैं दे देता हूँ, कोई भी नेम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे दे देता हूँ साजिद। साजिद लोकेशन आप देंगे तो एग्जैक्ट चेक करेगा, और आपने इसको क्लिक किया तो वो तमाम चीज़ें देख रहा है कि साजिद नेम के लोग हैं तो उनको सर्च करके लें। तो अब ये देखें, ये हमारे पास वो सर्च करके लिया है कि साजिद टेक्सास में है, और ये जितने भी नेम्स हैं बेसिकली यहाँ पे पिक तस्वीर भी आएगी, लेकिन मेरा नेट ज़रा स्लो है तो अभी तस्वीरें शो नहीं हो रही। तो यहाँ से आप जो है किसी को भी सर्च कर सकते हैं कि जो लोग होते हैं वो मिल जाते हैं यहाँ पे। आपने किसी फ्रेंड को और को चेक करना हो, मुझे आ, आमिर अली को ढूंढना है, लेकिन लोकेशन क्या हो उसकी, मोर ऑप्शन पे देखें, आप क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद ऑप्शन दे देगा कि एडवांस सर्च होते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फ़ोन, और यहाँ पे आप एडवांस सर्चिंग कर सकते हैं। एंटर लोकेशन, लोकेशन आप दे सकते हैं, या मैं लोकेशन उसको लाहौर दे देता हूँ कि मुझे लाहौर में जितने भी आमिर अली हैं वो सर्च करके दें। तो ये आपको सजेशन देगा कि लाहौर लाइंस में, कैंट में, और लाहौर वर्जीनिया, ये जो भी है वो आपको ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ से आपने सिलेक्ट करना, और उसके बाद वो आपके पास क्या देगा, ये देखें आमिर अली लाहौर पाकिस्तान 38, ये आमिर अली, ये जो भी हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपको कराची के से भी सर्च करके ला रहा है। ये इसलिए सर्च के ला करके ला रहा है क्योंकि जो हमारे पास डेटाबेस की सर्चिंग होती है ना, इसमें क्यूरीज लगी होती हैं। अगर आप में कोई प्रोग्रामर हो तो उसमें लाइक की क्यूरी लगी होगी, लाइक दिस। ये प्रोग्रामिंग की एक टेक्निक है डेटाबेस में कि लाइक इस तरह के जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको ले आओ, बेसिक सिटी जो भी हो। लेकिन बेसिकली ये देखें आपके पास आमिर आ रहे हैं, ये लाहौर के लोग होंगे, या इनमें कुछ ऐसा होगा कि उन्होंने लाहौर की इन्फो दी हुई है। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अपनी इन्फो दे देते हैं इधर उधर, लेकिन उनसे गलती हो जाती है, वो ठीक इन्फो भी दे देते हैं, और जिसकी वजह से जो वो आराम से सर्च हो जाते हैं। अब पाकिस्तान, इसने कहीं ना कहीं लाहौर ज़रूर लिखा होगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब ये ई टीम सिस्टम, अब ये जो सिस्टम है ना बेसिकली, अब ये कंपनी जो है ये शायद लाहौर में हो, तो इसकी वजह से ये जो सर्च है ये लाहौर की आ रही है। तो ये इस तरह आप किसी को भी सर्च कर सकते हैं, या मोर ऑप्शंस में चले जाएं, जो भी आप दें, फ़ोन नंबर, यूज़र नेम, लोकेशन वगैरह। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। यूज़र नेम हमारा हमेशा रूट होता है, ये देखिए लिखा हुआ सिस्टम डिफ़ॉल्ट, तो रूट। उसके बाद पासवर्ड अगर आपने कोई नहीं रखा तो फिर टूर होता है, TOOR, रूट का उल्ट। लेकिन मैंने रखा हुआ पासवर्ड तो मैं वही वाला पासवर्ड दूंगा। और इस तरह में स्टार्ट हो गया ये क्या ली। अच्छा, तो एक और चीज़ थी, उसमें आपने कहा था कि जो हमारे पास एडवांस सर्च है उसमें कैप्चा क्यों आता है। कैप्चा इसलिए आता है क्योंकि जब आप जो भी सिस्टम है हमारा, कोई कंपनी है या आपका कोई स्कूल है, कॉलेज है, तो जो जितना एडवांस होता है वहाँ पे उतनी ही एडवांस सिक्योरिटी होती है। तो जब आप गूगल में एडवांस सर्च कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि गूगल डिटेक्ट करता है कि अनयूजुअल ट्रैफिक मेरे पास आ रहा है, कि इस आईपी एड्रेस से पहले इस तरह की क्यूरीज आई नहीं है, या ये कोई एडवांस चीज़ मेरे पास आ रहा है कि हो सकता है ये सीक्वल इंजेक्टर ना हो। सीक्वल इंजेक्टर वो लोग होते हैं जो डिफरेंट किस्म की क्यूरी गूगल से बनाते हैं। तो ये देखें, मैंने कल आपको एक चीज़ दिखाई थी कि जिसके ज़रिए लोग हैकिंग करते हैं, इन URL, ये मैंने किया तो ये देखें दे दिया TB-bit36। अब ये क्यूरी बन रही है, इसके ज़रिए हम ये सीक्वल इंजेक्शन वगैरह कर सकते हैं। ये हमारे पास ये देखा ID 10 आ रही है, इसको हम फिर आगे सीक्वल इंजेक्शन जब देखेंगे तो उसमें हम देख सकते हैं कि ये ID जो है हमारे पास आ रही है, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे काफ़ी कुछ हो सकता है। ये क्यूरी बनती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्यूरी में आपने ये कॉमा लगा के इसको सेंड किया तो क्या होगा, वार्निंग, मेन लैंग्वेज हेडलाइन डॉट PHP फेल टू ओपन स्ट्रीम। अब ये देखें, ये इसने मुझे क्या दे दिए, इस
पेज का काफ़ी डेटा मुझे दे दिया। मुझे पता लग गया कि इसमें कॉन्टैक्ट फॉर्म, कॉन्टैक्ट अंडरस्कोर साइट डॉट PHP यूज़ हो रहा है, और इसमें एक फ़ोल्डर है जिसमें लैंग्वेजेस का फ़ोल्डर है, और फिर हेडलाइन डॉट PHP है। तो मैं इन चीज़ों को एक्सेस करूँगा। ये पड़ा कहाँ पे है? वेर में। और इससे मुझे ये पता लग गया कि यहाँ जो जिस वेब सर्वर पे ये इंस्टॉल है, ये लिनक्स है या यूनिक्स है। क्योंकि हमारे पास जो वेर का फोल्डर है ना, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ भी वेर कहाँ पे पड़ा है। तो मैं कहता हूँ cd/var। ये देखिए मैं वेर के फोल्डर में आ गया, मैंने ls किया तो ये मुझे सारा दिखा रहा है, लोकल लिब रन tmp www। ये बेसिकली www जो है, अब मुझे पता लग गया कि ये जो वेबसाइट है ना, ये कहाँ पे पड़ी होगी? www के फोल्डर में। ये देखें बेसिकली यहाँ लिखा भी हुआ है कि इस फोल्डर के अंदर ये फॉर्म पड़ा हुआ है, सब कुछ मुझे पता लग रहा है। उसमें ये एरर है, ये पुअर लॉजिक होती है जिसकी वजह से साइट्स जो होती हैं वो हैक हो जाती हैं। ठीक है, तो अच्छा ये एक मेरे को फोल्डर खोल लिया गया। तो मैंने इसमें आपको एक चीज़ भी दिखानी है कि वेर के अंदर ही आपके पास कुछ ये cd/lib, मैं लिब में गया तो मैंने ls किया। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट किस्म के फ़ोल्डर्स खुल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? ये सारे ऑप्शंस होंगे, और इसमें हमारे पास एक फ़ोल्डर मैं आपको दिखाऊंगा ऐसा भी होगा जहाँ पे आपके पास अपडेट्स वगैरह पड़ी होती हैं, जो हम समटाइम्स डिलीट भी करेंगे। तो अब मैंने वो बंद कर दिया है। आप जो फाइनल चीज़ है वो अब हम देख लें, वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है। तो आपने क्या करना है कि लिनक्स की कैली की ऑफिशियल साइट पे जाना है। उससे पहले मैं देख रहा हूँ मेरा नेट चल रहा है नहीं। इफ़ कन्फिग किया तो वो मुझे क्या दे रहा है कि आई नेट एड्रेस 192.168.1.7। इसका मतलब है मेरा नेट चल रहा है। तो ये IF कन्फिग जो हमारे पास होती है नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए, और जो हमारे पास विंडोज़ होता है उसमें आप अगर CMD करें और आप करें IP कन्फिग, तो IP कन्फिग में आपके पास ये देखें आपका IP एड्रेस आ रहा 192.168.1.2। मेरा जो लोकल कंप्यूटर है उसका 1.2 है, और जो मेरे पास लिनक्स के होस्ट को मिला हुआ है वो क्या है? 1.7 है। और जो मेरा DHCP सर्वर है उसका डिफ़ॉल्ट एड्रेस होगा 192.168.1.1। ये 127.0.0.1 ये लूप बैक एड्रेस होता है जो हर कंप्यूटर को डिफ़ॉल्ट तौर पे मिला होता है, जिसको हम लोकल होस्ट कहते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि आपने यहाँ पे जाना है, आपने कैली डॉक्स में जाना है। तो जब आप कैली डॉक्स में चले जाएंगे, कैली डॉक्स में फिर आपने रिपोजिटरीज सर्च करनी है, रेपो। जब तक ये सर्च होंगी मैं रिपोजिटरीज़ का फोल्डर खोलता हूँ। तो वो क्या था? cd/etc/ मैं डायरेक्ट खोल लेता हूँ इसको, nano/etc/apt/source लिस्ट। तो ये देखिए ये मेरे पास खुली है। तो आपने वो चारों फाइल यहाँ पे कॉपी कर लेनी है, और कॉपी करके रख देंगे। तो बाकी बेशक जो भी हो इसको डिलीट कर दें और यहाँ पे इनको रहने देना। तो आपने यहाँ पे क्या लिखना है? रेपो। वो भी ठीक है और ये भी ठीक है, आप जिससे मर्ज़ी कर लें। ठीक है, इसको आपने कर देना रेपो। उसके बाद आपने करना है Ctrl+O, एंटर, Ctrl+X, और उसके बाद आपने चलाना है apt-get अपडेट वर्किंग। उसके बाद ये कनेक्ट हो जाएगा, और जो हमारे पास फाइल्स होंगी, हेडर्स होंगे, वो सिलेक्ट करना शुरू कर देगा। तो अभी आपने सिर्फ apt अपडेट करना है। आगे अपग्रेड का मैं आपको बताऊंगा कि आपने करना है नहीं करना, क्योंकि अपग्रेड में समटाइम्स ऐसा होता है कि 500-600 MB की अपडेट्स होती हैं। जब आप उसको अपडेट करते हैं तो वो जीनोम 3 पे चला जाता है। जीनोम 3 मतलब कि वो उसकी थीम चेंज कर लेता है, वो एडवांस थीम, एडवांस टूल्स, और वो अननेसेसरी फाइल्स को उठा लेता है जो हमें नहीं चाहिए होती हैं। तो कल इंशाल्लाह देखते हैं इससे नेक्स्ट। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।